कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम सिया है और मेरी उम्र 18 वर्ष है। वह मेरे घर किराएदार बनकर आया था। पापा के गुजर जाने के बाद हमारी जीविका का एकमात्र साधन यही घर था, जिसके निचले हिस्से को हम किराए पर देते थे तथा पापा की आधी पेंशन से किसी तरह गुजारा कर लेते थे। कहते हैं न बुरे दिन आते हैं तो आते ही जाते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। पापा के जाने के बाद माँ ने लगभग खाट ही पकड़ ली थी। डॉक्टर कहते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बस मानसिक बीमार है। घर का पूरा काम करके कॉलेज जाती थी, वहां भी माँ की फिक्र लगी रहती थी। पहले जो किराएदार थे वे शादीशुदा थे। उनकी पत्नी के भरोसे माँ को छोड़कर कॉलेज चली जाती थी, मगर उन्हें घर छोटा लगता था इसलिए छोड़कर चले गए। इसमें उनकी गलती नहीं थी। घर है ही इतना छोटा कि कोई भी पूरा परिवार अच्छी तरह नहीं रह सकता है। हमारी मजबूरी थी। पापा ने मुश्किल से यही बनवाया था। हम चाहते थे कि कोई परिवार वाला ही किराएदार रखें, मगर कई महीने घर खाली रहने के बाद भी कोई परिवार वाला किराएदार नहीं मिला। मुश्किल से ये अके किराएदार मिला। पहले तो कुछ महीने तक हम उसे ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि उससे मुलाकात बहुत कम ही होती थी। वो सुबह जल्दी चला जाता और रात में देर से लौटता। शायद किसी कंपनी में मुलाजिम था। किराया वह बिल्कुल समय पर देता था। संडे को उसकी छुट्टी रहती थी तो भी वह कमरे में बंद रहता। हम दोनों माँ बेटी को अजीब लगता। एक ही किराएदार, वह भी खामोश रहने वाला। साथ रहने वाले लोग अगर चुपकी साथ ले तो बुरा लगता है। वैसे हमने भी तो कोशिश नहीं की थी। लोगों की एक साधारण सोच होती है, गाय घास से दोस्ती कर लेगी तो खाएगी क्या, बस इसीलिए हम किराएदारों से ज्यादा फ्री नहीं होते थे, जबकि जरूरत पड़ने पर मकान मालिकों को फायदा उठाने में देरी नहीं लगती। मगर हम लोग ऐसे नहीं थे। एक बार पैसों की दिक्कत के कारण हमारा 2 महीने का इलेक्ट्रिक बिल बाकी रह गया था। सुबह 10 बजे अचानक बिजली विभाग वाले मीटर काटने आ गए। मुझे कॉलेज की देरी हो रही थी। मैं बिजली वाले से रिक्वेस्ट कर रही थी कि अगले महीने बिल भर देंगे, मगर मीटर काटने वाला बदतमीजी पर उतर आया। तभी किराएदार ऑफिस ने के लिए बाहर निकला और बिजली वाले को माँ के साथ बदतमीजी करते देखकर रुक गया। उसने बिजली वाले को पूछा कि मीटर काटने से पहले नोटिस दिया जाता है, तुमने दिया क्या? बिजली वाला उनसे बिलज किया। फिर जो उस किराएदार का रौद्र रूप पहली बार हम लोगों ने देखा, उसने बिजली वाले का गला पकड़ा और घसीटते हुए गेट के बाहर ले जाने लगा। हमें लगा कि कहीं बात ना बढ़ जाए। वो सरकारी आदमी था। मैं भी उसके पीछे भागी। किराएदार ने गेट के बाहर बिजली वाले को खड़ा किया और कहने लगा, तुम बिना नोटिस के किसी अकेली महिला के घर में घुसकर हंगामा कर रहे थे। मैं अभी पुलिस में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवाता हूँ। बिजली वाले ने अपनी गलती स्वीकार की और बिल आज ही भर देने का अनुरोध करता हुआ भाग खड़ा हुआ। किराएदार ने जिद करके हमसे बिजली का बिल मांगा और जाकर भर दिया। हम दोनों माँ बेटी को अच्छा लगा। हमने जाना कि खामोश रहने वाले लोग सामाजिक नहीं होते। अगले संडे को वो अपने कमरे के बाहरी हिस्से में झाड़ू लगा रहा था। माँ ने ऊपर की खिड़की से देखा तो उन्हें बुरा लगा। माँ ने मुझे कहा कि जाकर उसे ढू लगाने से रोकूं। जब तक मैं नीचे जाती तब तक उसने अपना काम कर लिया था। फिर हमने उसे चाय के लिए पूछना शुरू किया। कई बार नाना करते हुए एक बार हाँ कर दिया। फिर चाय का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद कभी नाश्ता, कभी कुछ विशेष व्यंजन बनता तो उसे भी देने की शुरुआत हो गई। वह भला आदमी था। हम बिना मतलब के उससे दूरी बनाकर रख रहे थे। कुछ दिनों बाद माँ की बीमारी का असर कम होने लगा तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब बहुत सारा घर का काम करने लगी थी। उन्हें सामान्य देखकर मुझे इत्मीनान होता। माँ अक्सर कुछ ना कुछ खाने का व्यंजन बनाने लगी थी। जब बनता तब मुझे उसको दे आने के लिए कहती, जबकि वो खुद भी नीचे जाने के काबिल हो गई थी। बाजार हाट भी करने लगी थी। बस जब किराएदार को कुछ देना होता तो वह मुझसे कहती और खुद उससे बचने की कोशिश करती। यानी किराएदार से माँ बराबर फासला बनाना नहीं भूलती। कभी कभी दोनों सामने होते तो दोनों की निगाहें जमीन पर गड़ी होती। वैसे ये तमीज की बात थी, मगर मुझे लगता ये तमीज तो कुछ ज्यादा ही हो जाती है। थोड़े समय बाद में हमें अपने परिवार का हिस्सा लगने लगा था। उसके व्यवहार में शालीनता बनी रहती जो कभी कभी हमें बुरी लगती है। मुझ पर विश्वास और अपनापन बनाए रखते हुए भी हमारा आभार मानता था, मगर उसका दायरा हमेशा सीमित रहता। कुछ और समय बाद में
कभी कभी बाहर से कुछ खाने पीने की चीज लाता तो नीचे से ही आवाज लगाकर मुझे बुलाता और दे देता। हमें अच्छा लगता, हम चाहने लगे थे कि कभी कभार वो ऊपर भी आ सकता है, मगर वो सीढ़ियों की मर्यादा कभी नहीं लंघता। कभी हमसे बात करना भी होता तो वो नीचे से ही आवाज देता। उसकी पुकार सुनकर माँ मुझे ही उससे पूछने को कहती, जबकि वो खुद भी पूछ सकती थी। मैं ऊपर की खिड़की से बात करती तो माँ बगल में खड़ी उससे छुपकर सुनती, मगर खुद उसके सामने नहीं आती। मुझे माँ की ये बात अच्छी नहीं लगती। कभी कभी मैं माँ से पूछती थी कि तुम खुद ही उनसे बात कर सकती थी, तुम मुझे क्यों परेशान करती हो। उस पर माँ खामोश हो जाती। यही हालत किराएदार की भी थी। उसके पास अनेक मौके होते जब वो सीधा माँ से अपनी जरूरत की बात कर सकता था, मगर वह मुझे ही माध्यम बनाता। जब कभी वह दोनों सामने होते तो कभी भी नजर नहीं मिला। उनके सारे काम की बातों में उनकी नजरें जमीन की भेंट चढ़ जाती है, यानी वह थोड़ा तब भी फ्री महसूस नहीं करते। उन दोनों के बीच कठोर मर्यादा की दीवार होती। वे दोनों हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते। माँ और मैं दोनों मेरी शादी के लिए परेशान रहते। माँ मेरी शादी करना चाहती, मगर मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती कि मेरे चले जाने के बाद माँ का क्या होगा। इसी उधेड़-बुन में मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। इस भारी मुश्किल का समाधान नहीं था। माँ की बीमारी का मुख्य कारण मेरी शादी नहीं हो पाना भी था। माँ हर किसी से मेरे लिए लड़का ढूंढने की बात करती। अच्छा लड़का मिलते भी, मगर मेरे लिए वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि जब मैं लड़के से माँ को साथ रखने की बात करती तो वो भाग खड़ा होता। कुछ दिन पहले एक लड़के के परिवार वालों से माँ ने मेरी शादी की बात पक्की कर दी। मैं ये जानते ही गुस्सा और फिक्र से परेशान हो गई। हम दोनों अपनी अपनी स्थिति में कई दिनों तक एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी। मैं बिना खाए कॉलेज चली जाती। जब लौटती तो पता चलता कि आज चूल्हा ही नहीं जला। माँ की जिद ने उन्हें फिर से बीमार करना शुरू कर दिया था। मेरा मन अब किसी काम में नहीं लगता, ना घर में ना ही कॉलेज में। इधर माँ ने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। पड़ोस की चाची के साथ बाजार से खरीदारी करने लगी। उनके पुराने गहने थे, उसे पॉलिश करने के लिए दे दिया। एक दिन बैंक में जाकर पापा का फिक्स डिपॉजिट तुड़वा लाई। अब मुझे समझ में आने लगा कि अब बचना मुश्किल है। मैंने निश्चय किया कि एक बार लड़के से मिलकर अपनी शर्त रखूंगी। अगर मान गया तो ठीक है, वरना शादी तोड़ दूंगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। माँ को मैं किसके भरोसे छोड़कर शादी कर लूं। शादी की तारीख करीब आती जा रही थी तो मेरी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी। परेशानी के बीच एक दिन मैं कॉलेज से लौटकर सीढ़ियां चढ़ती हुई दरवाजे के पास पहुंची तो ड्राइंग रूम से किराएदार की माँ से बात करने की आवाज सुनकर मेरे पाँव दरवाजे के बाहर ही ठिठक गए। दरवाजा खुला था, मगर पर्दा लगे होने के कारण कोई मुझे बाहर खड़ा देख नहीं सकता था। मेरे लिए ये आश्चर्यजनक बात थी। जिस आदमी ने कभी भी हमारी सीढ़ी पर पाँव नहीं रखा है, जिस माँ ने कभी भी किराएदार से आंख तक नहीं मिलाई, वे दोनों बातें कर रहे थे। मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैं छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। किराएदार कह रहा था, तुमने इतना कष्ट उठाया और मुझे बताया भी नहीं। माना कि शादी करना तुम्हारी मजबूरी थी, मगर एक बार मुझसे कहकर तो देखा होता। माँ ने कहा, मैं बाबूजी से कैसे कहती। अगर मैं किसी के माध्यम से उन्हें बताती भी तो सिवाय मेरी और उनकी बदनामी के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुमने जब कॉलेज आना बंद किया तो मुझे लगा कि शायद तुम बीमार हो या कहीं बाहर गई हो। एक दिन रूपम ने बताया कि इसी दिन तुम्हारी शादी है। मैं हवा हो गया। जब तुम्हारी बारात आई तब मैं वही था। सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। किरायादार ने जवाब दिया। माँ ने कहा, तुमने भी तो देर कर दी थी, तुम्हें अपने परिवार वालों को मेरे घर भेजना चाहिए था। किराएदार ने जवाब दिया, हाँ इसे मेरी गलती कह सकते हैं, मगर मुझे कहाँ पता था कि तुम इतनी जल्दी बराई कर दी जाओगी। दोनों कुछ देर खामोश रहे। सिर्फ माँ के सिसकने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद माँ की आवाज आई, उस दिन जब तुम किराए पर रूम लेने के लिए मेरी बेटी से नीचे बात कर रहे थे, तब मैंने ऊपर खिड़की से देख लिया था। तुम्हारे चले जाने के बाद बेटी ने ही बताया कि किसी अकेले किराएदार को कमरा नहीं देंगे, मगर मुझे तुम्हारी नियत पर आज भी यकीन था। जवान बेटी के होते हुए भी मैंने तुम्हें रूम देने की हामी भरी थी। किराएदार ने जवाब दिया, हाँ मैं भी तुम्हें पहली बार देखा तो हैरान रह गया। मुझे अफसोस भी हुआ कि तुम्हारे पति नहीं रहे। उस दिन तुमने बिजली वाले को सबक सिखाया, तब मुझे भरोसा हुआ कि आज भी तुम्हें मेरी मर्यादा का ख्याल है। मुझे अच्छा लगा
और हम दोनों माँ बेटी को पहली बार लगा था कि उसके पिता के जाने के बाद भी हम सुरक्षित है। कोई है जिसे ईश्वर ने हमारी परवाह करने के लिए भेजा है। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे, फिर माँ ने पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है, कौन कौन है? उसने कमजोर शब्दों में कहा, तुमसे बिछड़ने के बाद मेरे जीने का हौसला टूट गया था, मगर मुझ पर मेरे परिवार की जिम्मेदारी थी। पढ़ाई खत्म करके नौकरी करने लगा। घर को व्यवस्थित करते करते पहले माँ गई। माँ के जाने के कुछ महीने के बाद ही पापा चले गए। उनके बाद कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं था जो मुझसे शादी के बात करता। फिर इतना अरसा गुजर गया कि शादी का ख्याल ही नहीं आया। अब तन्हा हूँ। उनकी बातों को सुनकर मेरी आंखें भरने लगी थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद माँ ने कहा, बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है, मगर वह मुझे अकेला छोड़कर शादी नहीं करना चाहती। मेरी परेशानी का उसे जरा भी ख्याल नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। मैंने किसी तरह तैयारी तो कर ली है, मगर उसका कोई भरोसा नहीं कि कब ना बोल दे। पास पड़ोस वाले ताना देते हैं कि मैं उसकी कमाई के कारण ब्याह नहीं कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। किराएदार ने कहा, आपकी बेटी की सोच भी सही है, तुम्हें किसके भरोसे छोड़कर जाए। मैं तो उसे इस मामले में कुछ समझा नहीं सकता, मगर तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, मगर मैं तुम्हारे साथ एक किराएदार के रूप में पूरी जिंदगी यहीं बिताकर अपना प्रायश्चित करूंगा। तुम्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा यकीन करो, जो गलती मुझसे तब हुई थी उसका प्रायश्चित मैं जरूर करूंगा। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। आज सीढ़ियां उतरते हुए मेरा मन भारी सोच से मुक्त था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी कोई मुराद पूरी हो गई हो। मैं खुद को हल्का और भावुक महसूस कर रही थी। मैं धीरे धीरे चलती हुई नीचे आई और एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। जी भर कर रो लेने के बाद मैंने माँ को फोन लगाया कि मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया कि किराएदार वहां से हटकर अपने कमरे में चला जाता ताकि हम तीनों की मर्यादाएं छुप भी रह सके। मैंने देखा वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में चला गया। वह अपने कमरे में तो चला गया, मगर मेरे अंदर भरोसा इतना भर गया कि मुझे लग रहा था मानो मेरे मन से भारी बोझ उतर गया हो। मैं ऊपर आई तो माँ बैठी थी। उसकी आंखें रोने के कारण सूजी हुई थी। उसके चेहरे पर शादी से इनकार का खौफ साफ दिख रहा था। पिछले कई दिनों से माँ से नाराज थी। उसे आज भी मेरी नाराजगी की आशंका थी, मगर आज मैं खुशी से उसके गले से लग गई। माँ को अजीब सा लगा। उसने मुझे थोड़ा हटाकर मेरी आंखों में देखा। मेरी आंखों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। माँ ने हंसते हुए उसके गालों को सलाया और फिर अपने गले से लगाते हुए पूछा, सारी तैयारियां हो गई? क्या कुछ बाकी हो तो बता देना। मैं 2-3 दिन कॉलेज नहीं जाऊंगी और तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। आवाज से देखे जा रही थी। मेरी हंसी, मेरा एक मिलन उसे भ्रमित कर रहा था। आज मेरी शादी है। मैं खुश हूँ कि मेरे जाने के बाद माँ के पास कोई अपना तो है जो उनका जीवन से ख्याल रखेगा। मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उनके रिश्ते के बारे में जानती हूँ। जमाना चाहे जो कुछ कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे बस यकीन है कि हमारे घर के निचले हिस्से में रहने वाला किराएदार कभी भी मेरी माँ की मर्यादा की सीढ़ी नहीं लांघेगा और उनका ख्याल रखेगा। विदाई के वक्त माँ रो रही थी। पास पड़ोस के लोग भी विदाई में शामिल थे। माँ के गले से लगकर मैं खूब रोई। कार पर चढ़ते वक्त मैंने देखा मेरा किरायादार कमरे का दरवाजा खोलकर खड़ा था। मैं कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती रही। मैं अचानक से उसके पाँव को छूने के लिए झुक गई। वो आवाज सा खड़ा रहा। मैं उसके चरणों से तब उठी जब उसका हाथ अपने माथे पर महसूस किया। थोड़ी दूर जाने पर मैंने पीछे मुड़कर देखा। किराएदार मेरी माँ के बिल्कुल करीब खड़ा था। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो जल्दी से प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।